आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। क्वेश्चन देखिए, डैश प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या रोल प्ले करता है? तो देखो, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जब भी आप एक पर्सन को देखते हो तो देखते हो ना उसका कि कैसे बना वो पर्सन। या तो वो आप देखते ही बोलते हो कि या तो अपने वो माता पिता पे गया है। जब माता पिता पे बच्चा जाता है तो उसे अनुवांशिकता कहते हैं, या अपनी मम्मी जैसा लग रहा है या पापा जैसा दिख रहा है, तो इसको अनुवांशिकता कहते हैं। और जब भी कुछ वो रिएक्ट करता है तो कहते हैं यार इसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, इसकी सोसाइटी में जैसे रहता है ना यहीं से ये सीखता है, तो वातावरण। तो बच्चे की पर्सनैलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वो अनुवांशिकता, वातावरण दोनों पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर। यानी लर्नर को वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स सिखा रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार वो सिखा रहा है। सीज इन इन्फ्लुएंस बाय, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? तो देखो, जैसे कि एक गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट फूल होते हैं ना, ऐसे आप इसे कैसे याद रखोगे कि जब भी बात डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा आपने सभी ने है, बस मैं याद करने के तरीके मेथड्स बता रही हूँ आपको कि एक सीखा, यानी एक टीचर अपने जब स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से उसको सिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत कहलाता है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडॉप्टेड बाय ए सोशल इकोनॉमिकली रिच फैमिली। एक बच्चा रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है, एंड अदर बाय अ पुअर फैमिली, दूसरा बच्चा पुअर फैमिली ने ले लिया है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व अबाउट देयर IQ स्कोर्स। तो एक साल के बाद उनके IQ स्कोर कैसे होंगे? द बॉय विद रिच सोशल इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय द पुअर फैमिली। कि जो बच्चा रिच है वो ज़्यादा IQ लेवल का होगा जो पुअर फैमिली ने लिया है उसके कंपैरिजन में, या दोनों के स्कोर इक्वल होंगे कंपैरिजन में, या सोशल इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ लेवल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोशल इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ लेवल। कि चाहे बच्चा पुअर हो चाहे रिच हो, उसके IQ लेवल का स्कोर अफेक्ट नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी आंसर देख सकते हैं कि दो जुड़वा बच्चे थे, एक को रिच फैमिली ने गोद लिया, दूसरे को पुअर ने, तो दोनों में से क्या आंसर राइट होगा? तो जब सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, इससे उसके IQ लेवल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। देखिए, आपने 1000 बार ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा पर कई बार याद नहीं रहता, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद कैसे रखोगे? जब भी कोई इवेंट या दुर्घटना होती है तो हम कहते हैं ना कौन से हॉस्पिटल में ले गए, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, बस कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। बाकी आपने ये हर बार पढ़ा हुआ है, 4 ही स्टेज होते हैं जिसमें से आपको ऑब्जेक्ट और इवेंट की जब भी बात आएगी तो आप उसको किससे कनेक्ट कर दोगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से लॉजिकली वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी सोचना स्टार्ट कर देता, तो कौन सी कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जब भी देखो वस्तु और घटना जो उसके सामने दिख रही हैं चीज़ें, उनके बारे में अगर वो सोच रहा है तो उसको जो दिख रही है चीज़ वो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब भी वस्तु घटना की बात आएगी हिंदी में आप इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in learning of children। जब भी चिल्ड्रन के लर्निंग फैक्टर की बात होगी और जो वाइगोत्स्की ने दिया है तो उसका राइट आंसर सोशल है। कैसे भी आप याद रख सकते हो, वाइगोत्स्की S इसमें आ रहा है और उसके आंसर में भी आप देख सकते हो सोशल, सामाजिक। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्या है? टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर, लर्नर की गलतियां निकालना। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, लर्नर की अचीवमेंट्स को देखना। टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ये डिसाइड करना कि नेक्स्ट क्लास में जाएगा। टू डायग्नोस एंड रिमीडियल गैप इन द लर्निंग। अब क्वेश्चन देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आता, शॉर्टकट देखो कैसे है कि जब भी बात असेसमेंट की आएगी, आज से हम बच्चे का एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, हर दिन उसका टेस्ट लेना। टेस्ट क्यों ले रहे हो? क्यों हम ये देखना है कि वो क्या तो गलती कर रहा है और उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये देखना चाहते हैं ना, तो बस यही हो जाएगा, टू डायग्नोज एंड रिमीडियल गैप इन लर्निंग। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो।
क्या है, यही है कि सीखने में क्या कमी रह रही है और उसको हम कैसे दूर करें। तो राइट, took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her student. It may connotated as, क्रिस्टिना ने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चे के क्लास के बच्चों को फील्ड पे ट्रिप पे ले गई और आने के बाद डिस्कस किया कि उन्होंने क्या सीखा। और वो सिखाने के लिए ले गई है ना, तो आंसर देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो वो ये देखना चाहती है ना कि उसने उन बच्चों ने क्या सीखा, सीखने का आकलन करना चाहती है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टेस्ट लेना चाहती है, क्या सीखा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। हिंदी में भी देखिए, हिंदी में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने का आकलन, कि उन्होंने क्या सीखा, सीखने का वो टेस्ट ले रही है। पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को जब भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, सिंपैथिक, उन्हें सहानुभूति तो देंगे नहीं, तटस्थ, वैसे की वैसे तो रखेंगे नहीं, नेगेटिव, गलत भी नहीं सिखाएंगे, तो प्रोएक्टिव, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अग्रोन्मुखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रोन्मुखी, आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का ही रोल होता है। तो ऐसे सोच के भी आप याद रख सकते हो कि पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं। A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him and her in similar situations as in the past. This is related to law of attitude of learning process, law of readiness of learning, law of analogy of learning, law of effect of learning। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है ना नई सिचुएशन में भी जैसे वो पास्ट में बिहेव करता आया है, तो इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। हिंदी वाले बच्चे देखें, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह क्या कहलाता है या क्या किससे संबंध है, सीखने का सादृश्य नियम। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसा वो देखता आ रहा है अपने अतीत में, पास्ट में, वैसा ही वो आज की नई सिचुएशन में भी करता आ रहा है। तो ऐसे याद रखोगे, सीखने का सादृश्य नियम, जैसा देखा, दृश्य देखता रहा, उसी के अनुसार वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आपको प्रोसेस ऑफ लर्निंग के फीचर्स पता है, विशेषताएं पता है, तो आप आंसर कर दोगे। लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड, हाँ होती है, जब भी आप कुछ सीखते हो तो लक्ष्य होता ही, आपका टारगेट होता है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, जब आप कुछ भी नहीं सीखना चाह रहे हो अनलर्निंग, तो भी वो सीखने की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली वन प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, कि सिर्फ शिक्षा आप स्कूल से ही सीख रहे हो, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही आप वहीं से ही सीख सकते हो, वही एक सोर्स ऐसा है जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हो। तो ओनली वाली चीज़ तो कभी भी आंसर में एजुकेशन से तो नहीं सीखते, ये नहीं होगा। लर्निंग इज अ कम्प्रहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग बहुत लार्ज स्केल पे होता है, व्यापक है, व्यापक मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, आप जिंदगी भर ही सीखते रहते हो, तो ये भी है। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी देख सकते हो। राइट आंसर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना गया। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे आप अधिगम प्राप्त करते हो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सभी विशेषता है। लक्ष्योन्मुखी हो सकता है, अनअधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया व्यापक प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या है, नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है, तो सिर्फ शैक्षिक संस्थान। देखिए, शैक्षिक संस्थान एकमात्र की वजह से ये आंसर गलत हो गया। अगर एकमात्र नहीं होता और ये कहते हैं कि शैक्षिक संस्थान स्थान है जहां आप सीखते, तो ये राइट हो जाता, सिर्फ इसकी वजह से ये आंसर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, जो इंडिविजुअल होता है यानी अलग अलग, जो लर्नर है सीखने वाले, वो अलग अलग क्यों होते हैं एक दूसरे से, उनमें क्या अलग होता है, सबकी सीखने की क्षमता अलग होती है ना। रेट ऑफ डेवलपमेंट, उनका अलग अलग जो विकास है, विकास की दर अलग होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हिंदी में, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, क्या ये बात सही है कि आदमी जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लड़कियों की तुलना में या वुमेन की तुलना में? इज इट ट्रू? मे बी ट्रू, ये ठीक है। शो जेंडर बायस, बायस का मतलब क्या होता है, गलत चीज़,
गलती, एरर, तो ये तो गलत है ना कि आप तुलना कर रहे हो और उसके बाद भी आप जेंडर वाइज गलती दिखा रहे हो कि आप सिर्फ मेल को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, शो जेंडर बायस। ये आपके जो तुलना करने की जो गलती है उसको दिखा रहा है कि आप एक रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट से। हिंदी में देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये कथन सही है? नहीं। सही हो सकता? नहीं। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के सही है, बुद्धि की तो बात ही नहीं करी ना, वो तो जेंडर की बात कर रहा है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, मेल और फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन लर्निंग के प्रोसेस में क्या रोल प्ले करता है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मेक लर्नर थिंक अनडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में सबको चलाता रहता है कि एक ही डायरेक्शन में सभी सोचते रहो, इसके काबिल बना देता है। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, सब में इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। या शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, रट्टू तोता बनाता है कि सब चीज़ें रट लो। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड, सिर्फ अंतर करना सिखाता है कि पहले ज़माने में हमने क्या सीखा, पुराना हमने क्या सीखा और नया क्या सीखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा कि ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जब भी बात आपकी मोटिवेशनल की आएगी तो यहाँ पे कुछ नया होना चाहिए, लाइक इंटरेस्ट क्रिएट होना या लर्निंग बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, इस तरह से आप आंसर आइडेंटिफाई करोगे। हिंदी में देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि उनमें इंटरेस्ट बढ़ना है, वही मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। बीइंग गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली यानी इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली। तो उसके साइन क्या नहीं है, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में न्यूनता, जो भी एक्सप्रेस करेगा उसमें नई चीजें होंगी, नयापन होगा, ये तो है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है इंटेलिजेंट लोगों में। क्रिएटिव आइडियाज, नया नया कुछ सोचते हैं। लेकिन फाइटिंग विद अदर्स, क्या वो दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करेंगे, नहीं, ये उनकी विशेषता नहीं है। समझदार तो यही होते हैं ना कि वो झगड़ों से दूर ही रहते हैं। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, कौन क्रिएटिव लर्नर है, कौन अच्छा सीख सकता है, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा है वो क्रिएटिव लर्नर है। हाई इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। या कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंसी इन गुड मार्क्स इन टेस्ट, जो हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है, क्या वो इंटेलिजेंट है। गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अच्छे से सोच पाता है और हर समस्या का समाधान निकाल ले, वही क्या होगा, क्रिएटिव लर्नर होगा, जो कुछ सोच सकता हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। हिंदी में सृजनात्मक, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, जो प्रॉब्लम को सोचे और उसका सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a child fails it means the child has not memorized the answer properly, child should have taken private tuition, the system has failed, the child is not fit for the study। जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या, बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने सही तरीके से याद नहीं किया होगा या ट्यूशन लेनी चाहिए या उसने पढ़ाई नहीं की होगी, बच्चा पढ़ने के लिए काबिल नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि व्यवस्था फेल हुई है, आपका जो सिस्टम है वो फेल हुआ है। अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर, वो बच्चों को डेमोक्रेटिक नेचर की वजह से अलाउ करता है, सिट ऑल ओवर द क्लास, कहीं भी क्लास में बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस टू डू ग्रुप रीडिंग, चाहे ग्रुप में रीडिंग कर लो, सम सिट क्वाइटली, चुप बैठे हैं, एंड सम रीड देमसेल्फ, कुछ बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स डज नॉट लाइक इट, पेरेंट्स देखते हैं और उन्हें ये पसंद नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन, तो वो पेरेंट्स किस तरह से अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, पेरेंट्स को टीचर पे ट्रस्ट करना चाहिए और उसके साथ डिस्कस करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, या जाके अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेना चाहिए, या फिर उनके अगेंस्ट पेरेंट्स के द्वारा कंप्लेंट कर देनी चाहिए प्रिंसिपल को कि ये टीचर गलत कर रहा है। या पेरेंट्स शुड शो रिक्वेस्ट एंड प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन, क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से ये शिकायत कर दें कि सेक्शन ही चेंज कर दे बच्चे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पेरेंट्स बन के सोचना है और ये देखना है कि उस टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी, कि वो डेमोक्रेटिक नेचर का है और वो खुद सोच समझ के ग्रुप बना रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट, टीचर पे ट्रस्ट करना चाहिए और उससे डिस्कस करनी चाहिए क्या प्रॉब्लम थी और उसने ऐसा क्यों किया, ना कि जाके प्रिंसिपल को शिकायत करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ द गैप। गैप को डायग्नोस मतलब दूर करना, जो कमी रह गई है उसको दूर करना। डायग्नोस का मतलब होता है एक तरह से उपचार करना, ट्रीटमेंट करना, कुछ गलती रह गई उसको, गैप को कम करना। इन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी फॉलो बाय, कैसे करोगे, एप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर्स, दोबारा से रिमीडियल दोगे, उसका उपचार करोगे, उसको मेजर करोगे। इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सिस्टमेटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, रिवीजन ही कराते रहोगे। ये रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, या रिपोर्ट करोगे लर्नर की पेरेंट्स को, क्या करोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या कराओगे, एप्रोप्रिएट उसे रिमीडियल मेजर्स करते रहोगे, उपचारात्मक कार्य, जो गलती है उनको सुधार करते रहो, रिमीडियल यही होता है। हिंदी में देखिए, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनका निदान मतलब उन्हें दूर कैसे करोगे, समुचित उपचारात्मक कार्य कि उनको रिमीडियल दे देंगे। भाई कुछ कम रह गए ना, स्टूडेंट लो लर्नर हैं या लो लेवल के होते हैं बच्चे, उनको क्या करते हो, रिमीडियल क्लासेस प्रोवाइड कर देते हो ताकि वह इंटेलिजेंट हो जाए। जो कमी ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दे ऑफन इंडिकेट द, जो टीचर है, शिक्षक है, अपने स्टूडेंट की गलतियों का अध्ययन करता है, स्टडी करता है कि मेरे बच्चों में कहाँ कमियां हैं, वह अक्सर संकेत करती है। उसका ये काम क्या संकेत कर रहा है, नीड फॉर डिफरेंशिएट करिकुलम, कि उसको दूसरा ही करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, पूरा ही जो सिलेबस है वो दोबारा बनाना चाहिए। एक्सटेंड ऑफ देयर नॉलेज, उसको टीचर को अपनी नॉलेज को बढ़ा देना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। या रिमीडियल स्ट्रैटेजी नीडिड, या फिर रिमीडियल स्ट्रैटेजी नीडिड, यानी उनको अपने उपचारात्मक रणनीति बनानी चाहिए, यानी दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि बच्चों की कमियों को कैसे दूर किया जाए। या पैथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, या उनके बच्चों के एक उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ग्रुप बना के उनको गाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमीडियल स्ट्रैटेजी नीडेड, कि दोबारा से रिमीडियल की जरूरत है, जो कमियां रह गई उनको सुधार करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक अपने छात्रों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए और अक्सर संकेत देता है कि उन्हें उपचारात्मक रणनीति की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या है, सी। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद मतलब एक तरह से आपको यहाँ सोचना है कि क्रिएटिव कैसे बनोगे, रचनावाद है। तो आंसर देखिए, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, जैसा सभी करते जा रहे हैं बच्चों को वैसा ही करते जाओ, यानी अनुकरण, नकल करने की रोल प्ले करते जाओ, उस पर फोकस करे रखो। या एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर इज कंस्ट्रक्टिव हिज ऑन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया को बच्चे अपने नजरिए से देखें, इस पे फोकस करोगे। या एम्फेसाइज ऑन द मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू रिकॉल, या बच्चों से कहोगे जो भी है उसको याद करते रहो, सिर्फ मेमोरी इन्फॉर्मेशन करते रहो। या एम्फेसाइज ऑन द डोमिनेंट रोल, या फिर डोमिनेंट यानी छोटी सोच, कि भाई जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसा ही रहने दो। क्या करोगे, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, इस बात पे जोर दोगे, किस बात पे, कि बच्चे पूरे वर्ल्ड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनसे कुछ सीखें। तो बी इज द राइट आंसर।